नमस्कार दोस्तों। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 47th प्रेसिडेंट बनने वाला है। जनवरी तक स्वर्न इन सेरेमनी हो जाएगा एंड इट विल बी हिज लास्ट टाइम एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, क्योंकि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का 22nd अमेंडमेंट के हिसाब से एक ही पर्सन 2 टर्म ही एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएस रह सकते हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब हम डिस्कस करेंगे जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट फिर से बनेंगे तो किस तरह ग्लोबल इकोनॉमी को वो अफेक्ट करने वाला है। आपको पता ही है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का पहले टर्म ही उनका जो पॉलिसीज है वो कुछ अलग सा रहा है, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी में काफ़ी फ़र्क रहा था। फिर वो इलेक्शंस हारे, फिर जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने तो काफ़ी कुछ चेंजेस भी हुआ था। अब फिर से ट्रंप का टर्म आने वाला है तो इस पर काफ़ी सारे इफेक्ट्स होगा ग्लोबल इकोनॉमी में, पर्टिकुलरली यूरोप, इंडिया, चाइना जैसे बिग इकोनॉमी में। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैसे डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेनिंग के टाइम पर उन्होंने 2 मेन मुद्दों के ऊपर फोकस किया था। वन इज एंडिंग ओबामा केयर। ओबामा केयर के बारे में आपने शायद सुना होगा, अफोर्डेबल केयर एक्ट भी कहते हैं। एक तरह का मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम था जो बैरक ओबामा ने रीइंट्रोड्यूस किया था। पहले से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मैंडेटरी इंश्योरेंस स्कीम्स वगैरह है, पर उसमें प्री एक्सिस्टिंग कंडीशंस वगैरह कवर नहीं होता था। जैसे कि अगर मुझे इंश्योरेंस लेना है, मेडिकल इंश्योरेंस लेना है और मुझे पहले से कोई प्रॉब्लम है, वो कवर नहीं होता था। आजकल हमारे देश में भी जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह अवेलेबल है वो ऐसे ही है, प्री एक्सिस्टिंग कंडीशन को कवर नहीं करता। पर ओबामा केयर जो अफोर्डेबल केयर एक्ट एक्चुअली उसका नाम है, वो जब आया था तो उन्होंने वो प्री एक्सिस्टिंग कंडीशंस को भी कवर किया था। बेसिकली हर एक सिटीजन को ऑप्शंस देते हैं, कोई भी वो इंश्योरेंस स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं जो अफोर्डेबल है, जिससे उन्हें फ्री मेडिकल एक्सेस मिल जाता था। तो उसे खत्म करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, क्योंकि ट्रंप के हिसाब से उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। दूसरा उन्होंने बोला है मास डिपोर्टेशन ऑफ इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स होगा करके। ऐसा पहले भी उनका पॉलिसीज रहा है, तो आने वाले टाइम पर, मतलब आने वाले टाइम में वो क्या क्या करेंगे वो तो देखना पड़ेगा। फिर भी हम आज कुछ एनालिसिस करेंगे कि किस तरह ग्लोबल इकोनॉमी में चेंजेस होने वाला है। ठीक है, सो द रिटर्न ऑफ the return of Donald Trump as president of world's largest economy अकॉर्डिंग फॉर मोर देन ए क्वार्टर ऑफ ग्लोबल जीडीपी। तो आपको मालूम ही है दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। ग्लोबल जीडीपी का अराउंड 25% अमेरिका होल्ड करता है। ठीक है, सो अमेरिका में जब भी कुछ चेंजेस होते हैं उसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होता है सेवरल इकोनॉमीज में, इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, सो इंडिया के आईटी सर्विसेज में, इंडिया के एक्सपोर्ट्स में काफ़ी कुछ चेंजेस होने वाला है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए यूएस इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर चाइना। ठीक है, इट अकाउंट्स फॉर अराउंड $118.3 बिलियन। ठीक है, और यूएस के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज के साथ जो भी हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, मतलब हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है। पर यूएस एक ऐसा कंट्री है जो एक मेजर इकोनॉमी है जिनके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है $36.74 बिलियन का। हमारे जो टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स में यूएस ही है जिनके साथ हमारे पास ट्रेड सरप्लस है। ठीक है, तो यूएस अगर उनके पॉलिसीज वगैरह चेंज करेंगे या फिर कुछ ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म वगैरह लेके आएंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। ठीक है, नाउ व्हाइल द यूएस काउंट्स इंडिया अमंग इट्स टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स, इट्स शेयर ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स टू इंडिया अकाउंट्स फॉर लेस देन 3%। नाउ दैट इज द केस, यूएस का जो टोटल एक्सपोर्ट्स है ना उसका केवल 3% इंडिया की तरफ है। तो ऑब्वियसली इसी वजह से हमारा ट्रेड सरप्लस होता है। ऊपर से it has remained the largest source of FDI for India. लास्ट फिजिकल ईयर में $103 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया था इंडिया में। तो यूएस से सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है इंडिया में। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको वो इंपॉर्टेंट समझ लेना चाहिए। ठीक है, सो आपको मालूम ही है दोस्तों, पहला वाला टर्म में डोनाल्ड ट्रंप का काफी कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह रहा था, कुछ उनका प्रॉब्लम्स भी रहे थे डब्ल्यूटीओ के साथ। ठीक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में वो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे जिसकी वजह से इंडिया को भी प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, उन्होंने यूनिलैटरली इम्पोज किया था इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन एल्यूमिनियम एंड स्टील इन 2018। जो हम एल्यूमिनियम एंड स्टील एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में, उसमें वो एक्सेस इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह इम्पोज किया था ताकि हमें डिस्करेज करने के लिए। ये इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज के लिए बहुत बड़ा इंपैक्ट था। ये 2018 में हुआ था।
ठीक है। और इंडिया ने रिटेलिएट भी किया था 2019 में। इंडिया ने क्या किया, हायर टैरिफ्स इंपोज किया फार्म प्रोड्यूस लाइक एप्पल्स एंड वॉलनट्स में, ठीक है। तो इस तरह कुछ हमारे बीच में प्रॉब्लम्स रहे थे। अभी इनके जब इलेक्शन कैंपेन्स हुए तो मिस्टर ट्रम्प कॉल्ड इंडिया मेजर अब्यूजर ऑफ ट्रेड टैक्स। अब ट्रम्प इज आउटस्पोकन एज यू ऑल नो, तो उन्होंने कैंपेनिंग के टाइम पर इंडिया को एक मेजर अब्यूजर कह दिया ट्रेड टैक्स का। वो इंडिया को नहीं, इवन चाइना को भी टारगेट किया था। और ये भी बोला है कि हम जैसे मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो रेंज ऑफ गुड्स में मैं एक्स्ट्रा ड्यूटीज वगैरह इंपोज करेंगे करके, ठीक है। आपको मालूम होगा या याद होगा कि चाइना के साथ डोनाल्ड ट्रंप का काफ़ी इश्यूज था, एक ट्रेड वार चल रहा था दोनों के बीच में। उनके टाइम पर उन्होंने चाइना का जो हुआवे 5G मोबाइल डिवाइसेस है जो काफ़ी पॉपुलर था, उसके ऊपर उन्होंने बैन इंपोज किया था 2018 में, ठीक है। और उन्होंने सारे नेटो कंट्रीज को भी बोला था कि आप भी चाइनीज मोबाइल फोन्स के ऊपर, पर्टिकुलरली जो हुआवे है उनके ऊपर बैन वगैरह इंपोज करो, ठीक है। और ट्रम्प का एक पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट कैंपेन, ठीक है। तो ये अमेरिका फर्स्ट कैंपेन के जो भी फॉलोअप्स होने वाला है वो ऑब्वियसली एक तरह का ट्रेड वार्स होगा उनके एलेज के साथ, एडवर्सरीज के साथ भी। अभी उन्होंने प्रपोज किया 10% टैक्स ऑन ऑल इंपोर्ट्स एंड 60% ऑन चाइनीज मेड प्रोडक्ट्स। अब देखिए दोस्तों, सारे इंपोर्ट्स के ऊपर 10% टैक्स वो प्रपोज किया है, और चाइनीज, पर्टिकुलरली चाइना के साथ प्रॉब्लम है, चाइनीज मेड प्रोडक्ट्स में वो 60% बोला है। तो ऑब्वियसली इसका एक वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशनरी इफेक्ट होगा, हर चीज का दाम बढ़ने का चांसेस है, ठीक है। नाउ अब यूएस में जब प्राइसेस राइज होगा, क्योंकि अगर इंपोर्ट्स में एक्स्ट्रा ड्यूटीज इंपोज करेंगे तो ऑब्वियसली जो एंड कंज्यूमर्स हैं उन्हें ज्यादा रेट में आइटम मिलेगा, है कि नहीं। तो जैसे यूएस में इन्फ्लेशन हो गया, फिर राइस इन प्राइसेस होगा, इसका एक रेसिप्रोकल या फिर कंटिन्यूस चेन इफेक्ट होगा दूसरे कंट्रीज में भी, क्योंकि यूएस कमांड से लार्ज एक्सपोर्ट शेयर फॉर टॉप टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, है कि नहीं। तो ये ध्यान दीजिएगा। फिर द बिगेस्ट इंपैक्ट होगा चाइना के ऊपर। अभी इंडिया कुछ भी नहीं है, एक्चुअली चाइना के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है, ठीक है। चाइना यूएस का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है विद ए सरप्लस ऑफ मोर देन $380 बिलियन इन 2022। मतलब इतना ट्रेड सरप्लस है चाइना का यूएस के साथ। तो यूएस को तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर्टिकुलरली ट्रम्प को। ट्रम्प तो इसे खत्म करना चाहता है, ठीक है। तो ट्रम्प जैसे सेकंड टर्म शुरू करेंगे तो ये जो ट्रेड सरप्लस उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। और चाइना को ये बहुत बड़ा इंपैक्ट इसलिए होगा क्योंकि ऑलरेडी चाइनीज इकोनॉमी अपना बुरा टाइम में चल रहा है। रिसेंटली आपने सुना होगा पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जो है इंटरेस्ट रेट्स वगैरह कट डाउन किया था, ठीक है, लिक्विडिटी इंक्रीज करने के लिए, लेंडिंग सपोर्ट करने के लिए। बेसिकली जो भी सेंट्रल बैंक्स है वो मार्केट को कंट्रोल करने के लिए अपने इंटरेस्ट रेट्स को एडजस्ट करते हैं। आपको मालूम होगा हमारा भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, तो क्या करते हैं वो बैंक रेट्स वगैरह कम करते हैं ताकि लोगों के पास पैसे पहुंच जाए। जैसे बैंक रेट कम होगा, जैसे कि लोन का आज का रेट 10% है, अगर वो 9% करेगा तो लोग ज्यादा लोन लेंगे, है कि नहीं। और जो बैंक में डिपॉजिट है उसका इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग डिपॉजिट कम करेंगे, पैसे निकालेंगे, लोगों के पास पैसे आ जाएगा। तो इस तरह का काफी सारे मेशर्स चाइनीज इकोनॉमी ने या चाइनीज सेंट्रल बैंक ने अडोप्ट किया था। चाइना अभी के हिसाब से ये प्रॉब्लम से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। दे हैव ऑलरेडी बीन लुकिंग एट अदर मार्केट फॉर इट्स एक्सपोर्ट्स, ठीक है। Already they face a stiff opposition for many of its products like electric vehicles in the European Union and steel in India. Electric vehicles European Union में उतना नहीं चल रहा है, ठीक है, स्टिफ ऑपोजिशन है। एंड स्टील इंडिया कम इंपोर्ट कर रहा है। तो ऑलरेडी चाइनीज इकोनॉमी एक डाउन ट्रेंड में है। तो ट्रम्प जैसे वापस आएंगे, अब ट्रम्प को ऑलरेडी ये पता है तो ट्रम्प और कोशिश करेंगे, ठीक है। नाउ इंडिया में फोकस करें। मिस्टर ट्रम्प्स रिटर्न कुड अफेक्ट ए रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, हमारा जेनेरिक ड्रग्स से लेके आईटी सर्विसेज तक, ठीक है। नाउ इसके अलावा आईटी सर्विसेज तो होगा ही दोस्तों, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला अगर आईटी सर्विसेज का भी वो एक्स्ट्रा ड्यूटीज वगैरह इंपोज करेंगे तो ये, क्योंकि हम ऐसा एक कंट्री है जहाँ से जनरेट, मतलब इंडिया को ग्लोबल फार्मेसी कहते हैं, हम जनरेट ड्रग्स में हम काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए आया है, आईटी सर्विसेज में भी, तो उसमें अफेक्ट होगा। की कंसर्न होगा वुड बी a return of restrictions to the highly skilled worker। H1B L1 वीसा प्रोग्राम्स के बारे में आपको मालूम होगा, ठीक है। अभी ये वीजा डिनेल्स वगैरह इंक्रीज होने का चांसेस है, मतलब जो स्किल प्रोफेशनल्स है, ठीक है, वो उनका जो हायरिंग अमेरिकन कंपनीज में वो कम होगा, ठीक है। क्योंकि डिनेल रेट्स ट्रम्प के पहले वाला टाइम में भी बहुत ज़्यादा हुआ था, मतलब एवर टाइम हाई में पहुंच गया था, सबसे ज़्यादा वीसा रिजेक्शंस हो रहा था,
ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम होने वाला है अगर ट्रम्प वापस आएंगे, तो हमारे जो स्किल वर्कर्स है जो यूएस में जाके काम करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए प्रॉब्लम होगा। एंड मिस्टर ट्रम्प ऑल्सो प्लस टू राइज ऑयल एंड नेचुरल गैस ड्रिलिंग। उन्होंने बोला है ऑयल एंड नेचुरल गैस ड्रिलिंग फिर से शुरू करेंगे, मतलब शुरू नहीं, सॉरी, इंक्रीज करेंगे। आपको याद होगा मैंने करीब 3 साल पहले एक लेक्चर में बोला था कि वो अलास्का में भी ड्रिलिंग शुरू करना चाहता है करके, उधर भी ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व से करके, पर काफ़ी एनवायरमेंटलिस्ट ने उसे अपोज किया था। अब ट्रम्प वापस आएंगे तो वो भी होने का चांसेस है। अब इस तरह का ऑयल एंड नेचुरल गैस ड्रिलिंग ज़्यादा होगा तो अमेरिका अपना क्लाइमेट गोल से फिर से रिट्रीट करेंगे। ऑलरेडी आपको मालूम है दोस्तों पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के बारे में, पीसी है, जिसे हमें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना है। पर ट्रंप अगर ऑयल एंड नेचुरल गैस ड्रिलिंग को इंक्रीज करेंगे, अगेन यूएसए विल रिट्रीट फ्रॉम इट्स क्लाइमेट गोल्स, ठीक है। एंड दिस वुड मोस्ट लाइकली ऑल्सो अल्टर ग्लोबल सप्लाई चेन्स एज यूरोपियन यूनियन कंटिन्यू टू अटेम्प्ट टू मूव अवे फ्रॉम डिपेंडिंग ऑन रशियन एलएनजी। नाउ रशिया यूक्रेन वार जब से शुरू हुआ तो रशिया के ऊपर काफी सारे सैंक्शंस इंपोज हुआ है। सारे जो यूरोपियन यूनियन है वो रशिया से नेचुरल गैस वगैरह इंपोर्ट करना बंद ही कर दिया था। बंद नहीं बोल सकता, पहले से बहुत कम हुआ है। 2019 में 40% था तो 2024 तक ये 15% हुआ है। तो अभी यूरोपियन कंट्रीज दूसरे कतर से, आपको मालूम होगा खत्तर के साथ ऑलरेडी उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, तो खत्तर से एक पाइपलाइन आने वाला है यूरोपियन यूनियन में। अब यूएस अगर शुरू करें तो यूएस से फिर से ये जो नेचुरल गैस सप्लाई इंक्रीज होगा, ठीक है। वैसे देखा जाएगा तो जैसे वो यूरोपियन यूनियन रशिया से नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के बारे में आपको पता ही है, ठीक है, उधर ही से पूरा नेचुरल गैस का सप्लाई होता था, तो वो जैसे कम हुआ है तो यूएस को फायदा हुआ था। यूएस से अभी नेचुरल गैस को जो सप्लाईज है यूरोपियन यूनियन की तरफ वो बढ़ गया है, ठीक है, तो ये भी होगा। सो बेसिकली यूएस को पता ही है कि जितना नेचुरल गैस का ड्रिलिंग ज़्यादा करेंगे उतना उनके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि उनके लिए बायर्स है यूरोपियन यूनियन जो बैठे हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन आगे या फ्यूचर में रशिया से नहीं खरीदने वाला है, तो यूएस से सप्लाई ज़्यादा मिल जाएगा तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह के इश्यूज होगा। एंड इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू वॉच हाउ मिस्टर ट्रम्प नेगोशिएट्स विद यूज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। क्या है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म? मेंस का कोर्स में मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया था, कुछ नहीं दोस्तों ब्रीफली बताता हूँ। यूरोपियन यूनियन क्या करने वाला है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, मतलब यूरोपियन यूनियन के अंदर जब भी कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, उसमें जितना कार्बन इमिशंस हुआ वो काउंट करते हैं, ठीक है, उनका अपना रिस्ट्रिक्शंस है। पर बाहर से जो आता है, जैसे कि मान लीजिए चाइना और इंडिया से प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होके यूरोपियन यूनियन में आता है, तो उसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, मतलब प्रोडक्शन के टाइम पर कितना कार्बन इमिट हुआ, तो वो यूरोपियन यूनियन की जो अथॉरिटी से वो चेक करेंगे। मतलब इंडिया में मान लीजिए एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, मैन्युफैक्चर हुआ, तो उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर जितना कार्बन एमिशन हुआ उसके हिसाब से वो ड्यूटीज इंपोज करेंगे। तो इसमें भी अभी इसका भी आगे फ्यूचर क्या होगा ये भी ट्रम्प शायद नेगोशिएट कर सकता है, ठीक है। सो the major problem which is going to affect the whole world is how under his administration they may return to fossil fuel based power generations and production process, क्योंकि ट्रम्प प्रॉफिट के लिए देखेंगे, यूएस को किस तरह पैसे कमाना है उसके बारे में फोकस करेंगे, तो वो अपना क्लाइमेट गोल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो ट्रांसिशन है वो सबसे पीछे आने का चांसेस है। अगेन वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर जनरेशन शुरू करने का चांसेस है, क्योंकि वो ऑयल एंड गैस सप्लाईज को इंक्रीज करेंगे करके बोला ही है, तो ये सब प्रॉब्लम्स होने का चांसेस है, ठीक है। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन विच इज गोइंग टू हैपन फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। अब इतना ही नहीं, मेजर मैंने आपको बता दिया, बाकी बहुत कुछ हो गए, वो आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस